नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे। एक ऐसे दौर में जहां आज जैसी मेडिकल टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन ज्ञान की गहराई वो वाकई कमाल की थी। ये कहानी है प्राचीन भारत के दो महान वैद्यों की, जिन्होंने मेडिकल साइंस की नींव रखी। तो आइए जानते हैं उनकी इस शानदार विरासत के बारे में। जरा सोचकर देखिए, बिना आज के एडवांस्ड सर्जिकल ब्लेड्स, एनेस्थीसिया या रोबोट्स के कोई ऑपरेशन कैसे होता होगा? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम उन असाधारण कामयाबियों को समझ पाएंगे जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इन सभी अविश्वसनीय खोजों की जड़ें जुड़ी हैं आयुर्वेद से। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आयु यानी जीवन और वेद यानी ज्ञान। तो ये सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित जिंदगी जीने का पूरा फलसफा है। और इसी विशाल ज्ञान के सागर से सुश्रुत और चरक ने अपनी कीमती खोजें निकाली। तो चलिए सबसे पहले आयुर्वेद के इस प्राचीन ज्ञान की नींव को समझते हैं, जिसे उस दौर के ऋषियों ने ग्रंथों में सहेजा था। इन ग्रंथों को संहिता कहा जाता था, जो दरअसल ज्ञान के बड़े बड़े संग्रह थे। हमारी आज की चर्चा दो खास संहिताओं पर है। एक है सुश्रुत संहिता, जो पूरी तरह से सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा पर है, और दूसरी है चरक संहिता, जिसका फोकस इंटरनल मेडिसिन यानी काया चिकित्सा पर है। तो चलिए अब इनके महान लेखकों से मिलते हैं। पहले आते हैं सुश्रुत, जिन्हें आज पूरी दुनिया फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानती है। और उनकी कहानी भाई किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। सोचे 600 ईसा पूर्व का समय है। आधी रात को दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। बाहर एक मुसाफिर दर्द से तड़प रहा है। उसकी नाक कटी हुई है और खून है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। यहीं से दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी की कहानी शुरू होती है। सुश्रुत ने जो किया वो सच में हैरान करने वाला था। सबसे पहले उन्होंने एक पत्ते से नाक का सही नाप लिया। फिर बड़ी ही सावधानी से मरीज के गाल से त्वचा का एक टुकड़ा काटा। इसके बाद त्वचा के उस टुकड़े को दो पतली नलियों के सहारे नाक पर जोड़ा और उससे बिल्कुल एक नई नाक की शक्ल दे दी। और आखिर में जड़ी बूटियों का लेप लगाकर पट्टी बांध दी। सोचिए तो ये प्रक्रिया अपने वक्त से कितनी ज्यादा आगे थी। और यही थी दुनिया की पहली रिकॉर्डेड प्लास्टिक सर्जरी। जी हां, आज जिसे हम नोज जॉब कहते हैं, उसकी जड़ें 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। ये कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था, ये मेडिकल हिस्ट्री में एक मील का पत्थर था, जिसने साबित कर दिया कि इंसानी शरीर को ठीक भी किया जा सकता है और दोबारा आकार भी दिया जा सकता है। लेकिन सुश्रुत का कमाल सिर्फ राइनोप्लास्टी तक ही सीमित नहीं था। वो एक जबरदस्त ऑलराउंडर सर्जन थे। उन्होंने उस जमाने में सिजेरियन ऑपरेशन किए, गुर्दे की पत्थरी को सफाई से निकाला, टूटी हड्डियों को जोड़ने में महारत हासिल की और यहां तक कि मोतियाबिंद की सर्जरी भी की। अब सवाल ये है कि वो ये सब करते कैसे थे? अपने खास औजारों से। अपनी किताब सुश्रुत संहिता में उन्होंने पूरे 101, जी हां, 101 अलग अलग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है। जरा सोचिए, उस दौर के लिहाज से ये नंबर कितना बड़ा है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि उन्होंने इन औजारों के नाम जानवरों और पक्षियों के नाम पर रखे थे, क्योंकि उनकी शक्ल उनसे मिलती जुलती थी। जैसे कि क्रोकोडाइल फोर्सेप्स, जो आज के सर्जिकल फोर्सेप्स जैसा ही दिखता है। ये दिखाता है कि तब की और आज की सर्जरी में एक सीधा कनेक्शन है। सुश्रुत सिर्फ एक महान सर्जन नहीं, बल्कि एक महान टीचर भी थे। उनका मानना था कि सिर्फ थ्योरी या किताबी ज्ञान काफी नहीं है। वो अपने स्टूडेंट्स से कहते थे कि असली सर्जरी करने से पहले जानवरों की डेड बॉडीज पर प्रैक्टिस करो, एक तरीका जो आज भी दुनिया भर के मेडिकल स्कूलों में इस्तेमाल होता है। और अब सुनिए दो ऐसी बातें जो सच में क्रांतिकारी थीं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन से पहले औजारों को गर्म करना चाहिए ताकि कीटाणु मर जाएं। ये आज के स्टेरिलाइजेशन का ही एक शुरुआती रूप था। और दर्द कम करने के लिए मरीजों को एक नशीला पेय दिया जाता था, जो एनेस्थीसिया का एक प्राचीन रूप था। तो अगर सुश्रुत शरीर को बाहर से ठीक करने वाले एक महान शिल्पकार थे, तो चलिए अब मिलते हैं उस दार्शनिक से जिसने शरीर के अंदर के सिस्टम को समझा, चरक, जिन्हें आंतरिक चिकित्सा का आचार्य माना जाता है। चरक ने एक ऐसी बात कही जो अपने वक्त से सदियां नहीं बल्कि हजारों साल आगे थी। एक ऐसी समझ जो आज की जेनेटिक्स की नींव को छूती है, और वो भी उस जमाने में जब किसी ने डीएनए के बारे में सोचा तक नहीं था। चरक ने कहा कि बच्चों में जो जन्म से होने वाले डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे अंधापन या लंगड़ापन, वो माता पिता की किसी गलती या पाप की वजह से नहीं होते, जैसा कि उस समय लोग मानते थे, बल्कि ये असल में माता के डिम या पिता के शुक्राणुओं में किसी गड़बड़ी के कारण होते हैं।
ये इतना क्रांतिकारी विचार था कि मॉडर्न साइंस को भी इसे साबित करने में 20वीं सदी तक का वक्त लग गया। चरक की इंसानी शरीर की समझ भी बहुत गहरी थी। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में दांतों को मिलाकर 360 हड्डियां होती हैं। वो मानते थे कि दिल सिर्फ एक अंग नहीं बल्कि शरीर का कंट्रोल सेंटर है, जो 13 मुख्य धमनियों यानी आर्टरीज के एक नेटवर्क के जरिए पूरे शरीर से जुड़ा है। ये नेटवर्क ही जीवन का आधार था। तो चरक का मूल सिद्धांत बहुत सरल लेकिन गहरा था। जब तक ये धमनियां शरीर के हर हिस्से तक पोषण पहुंचाती हैं और गंदगी को बाहर निकालती हैं, तब तक हम स्वस्थ हैं। जैसे ही इस भाव में कोई रुकावट आती है, शरीर में बीमारी पैदा हो जाती है। ये शरीर को एक जुड़े हुए जटिल सिस्टम की तरह देखने का नजरिया था। तो सुश्रुत और चरक की ये विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? चलिए देखते हैं कि कैसे उनका ज्ञान समय की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरा है। देखिए, ज्ञान हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ता है। अग्निवेश नाम के एक ऋषि ने सबसे पहले एक संहिता लिखी, फिर सुश्रुत ने अपनी सर्जरी की विशेषज्ञता को सुश्रुत संहिता में दर्ज किया, और फिर सदियों बाद चरक ने अग्निवेश के काम को और बेहतर बनाकर चरक संहिता की रचना की, जो आज भी आयुर्वेद का एक सबसे जरूरी ग्रंथ माना जाता है। इन दोनों महान ग्रंथों का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इनका अरबी, लैटिन और कई दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुआ और इन्होंने सदियों तक दुनिया भर में मेडिकल साइंस को रास्ता दिखाया। तो अगली बार जब हम किसी मॉडर्न हॉस्पिटल में जाएं और वहां स्टेरिलाइज्ड औजार, एनेस्थीसिया और मुश्किल से मुश्किल सर्जरी देखें, तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सब कुछ उस नींव पर खड़ा है जिसे सुश्रुत और चरक जैसे दूरदर्शी लोगों ने हजारों साल पहले रखा था। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की कितनी ही तथाकथित मॉडर्न खोजों की प्रेरणा असल में प्राचीन ज्ञान के भूले बिसरे पन्नों में छिपी हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो जानते हैं वो कितना कम है और कितना कुछ अभी भी अतीत के पन्नों में खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।